जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस फिर रजत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 25। एक कदम सफलता की ओर। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। कॉपी और पेन लेके बैठिए। अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है तो उसको आप तुरंत नोट करिएगा, और जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो सबसे पहले इन कठिन तथ्यों को पहले बार लिखिएगा, क्योंकि आसान चीज़ें तो आपको आती हैं। आसान चीज़ जो सबको आ रही है वो आपको आ ही रहा है। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको सरकारी निगाह से रिवीजन करिएगा। निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा अच्छी रहेगी। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में की लिखा है किस होगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, है ना। 4 किताबों का नाम दिया गया है और पूछा गया है किस स्रोत में यह लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, गुलामी नहीं थी। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका या फिर वायु पुराण, है ना। देखिए प्रश्नों का स्तर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये ऐसे प्रश्न है ना कि अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो अगर आप सही कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहता है, नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। किसमें यह कहा गया है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, मेगास्थनीज की इंडिका है। एक बहुत ही चर्चित कृति है, इसी में ये उल्लेख किया गया है कि प्राचीन भारत पूरी तरह संपन्न है और यहाँ पे किसी भी तरह से गुलामी का भाव नहीं मिलता है ना। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करिए। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो आप कहेंगे विष्णुगुप्त या कौटिल्य की ये रचना है। राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है। मुद्रा राक्षस किसकी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। सॉरी। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, ये तो मालूम है, सबको मालूम है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित हैं, किसके दरबार में थे, ये आपसे पूछा गया है ना। फिरदौसी का संबंध किस दरबार से है, किसके दरबार से है। महमूद गजनवी दिया है, सुबुक्तगीन दिया है, मोहम्मद गोरी दिया है और अलाप्तगीन दिया है। शाहनामा के लेखक किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी आपका यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है। 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। चलिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 25, ये तो मान लीजिए आपका है। निम्नलिखित को उनके मानचित्र में स्थिति के आधार पर पूर्व से पश्चिम के क्रम में अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन मानचित्र पर कितनी पकड़ है यह आपको दर्शाता है। अगर अच्छी पकड़ है तो आप आसानी से इनका उत्तर आप दे सकते हैं, है ना। 4 श्रेणियों का नाम है, पूछा गया है इन श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में एडजस्ट करना है। सबसे पूर्व में जो है उसको पहले रखिएगा और क्रमशः पश्चिम की तरफ बढ़ते जाइए, है ना। कौन कौन सी हैं, तो महाभारत श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी है, नागडिब्बा श्रेणी है और पीर पंजाल श्रेणी है। और इनकी विशेषता यह है कि चारों की चारों इनका संबंध मध्य हिमालय या लघु हिमालय से, है ना। देखिए महाभारत श्रेणी की बात करिएगा, कुछ ऐसी कंडीशन है। सबसे पहले इसमें सबसे पूर्व में आएगी महाभारत श्रेणी, और कहाँ पे है, नेपाल में, है ना। इसके पश्चिम में आइएगा तो उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है। उत्तराखंड में आपकी नागटिब्बा श्रेणी है, यानी 3 नंबर, है ना। ये उत्तराखंड में है 3 नंबर। तो सबसे पहले आपका क्या आया यहाँ पे, सबसे पूर्व में महाभारत है, 1 से स्टार्टिंग होगा। इसके बाद उत्तराखंड में नागटिब्बा श्रेणी पड़ती है और ये आपका नंबर 3 हो जाएगा, है ना। इसके बाद आइएगा तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आपकी धौलाधर है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है, मतलब 2 नंबर, 13, 24 उत्तर आपका निकल के आ रहा है। सबसे पश्चिम में आपका पीर पंजाल हो जाएगी, 13, 24 आपका उत्तर निकल के आ रहा है। और ऑप्शन बी आपके मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। 13, 24 यानी 1, 3, 2, 4 सबसे पूर्व में नेपाल में आपकी पड़ती है महाभारत। उसके पश्चिम में आइएगा उत्तराखंड में नागटिब्बा, उसके पश्चिम में हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार और सबसे पश्चिम में पीर पंजाल, है ना। सब की सब संबंधित हैं किससे, तो आप बताएंगे महाभारत, लघु हिमालय या मध्य हिमालय से ना। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, ये आपसे पूछा गया है ना।
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी दिया है, राजा राम दिया है, ताराबाई दिया है और जीजाबाई दिया है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का सरदार कौन था? मराठा के राजा रानी या राय कौन था? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, ताराबाई यहाँ पे उत्तर सही होने जा रहा है ना। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अब इसमें जो देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू तो आपके प्रधानमंत्री ही थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री थे। इसमें जो सही उत्तर आपका होगा ना ऑप्शन सी होगा, अबुल कलाम आज़ाद जो है इसमें आपके शामिल अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। बाद में जब स्वतंत्र हो जाता है भारत तो उसके बाद जो है ये शिक्षा मंत्री के रूप में पद ग्रहण करते हैं। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई जब अंडमान निकोबार की यात्रा पर थे? है ना, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी एक दंडित अपराधी के द्वारा जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मिंटो, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर भारत का ऐसे कहिए कि एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या कर दी जाती है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे होगा लॉर्ड मेयो। अंडमान निकोबार में गए थे, वहाँ पे एक अपराधी ने इनकी हत्या कर दी थी। 3 वर्ष का कार्यकाल इनका केवल रहा था। और याद रखिएगा इनसे जो प्रश्न बनता है 1872 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना कार्य होता है ना। अन्य की अगर बात कर लीजिए, लॉर्ड कर्जन 1905, इनका जो है आपका बंगाल विभाजन के लिए फेमस थे। बंगाल विभाजन और विश्वविद्यालय अधिनियम इन्होंने स्थापित किया था। लॉर्ड लिटन बहुत ही बेकार वायसराय कह लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने लॉन्च किया था। आर्म्स एक्ट इन्होंने लॉन्च किया था, है ना। लॉर्ड मिंटो की बात कर लीजिएगा तो 1909 में मार्ले मिंटो सर आपका आया था। पाकिस्तान के निर्माण के बीज इसमें बोई गई थी। 7 की बात करिएगा, प्रश्न संख्या 7, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? ये आपसे पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943 या फिर 24 अक्टूबर 1943 में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, 21 अक्टूबर सन 1943 को। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष पूछ लेगा या फिर अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तब भी आपकी चीज़ें वही होंगी। उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूल प्रथम यूरोपीय या प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, इसको याद रखिएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1917 कलकत्ता अधिवेशन आपको याद रखना होगा, है ना। 9वां यहाँ पे दिया गया है, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है और दिए गए पुट का उत्तर आपको देना है। रसायन और उनका प्रयोग, है ना। एक तरफ रसायन है, एक तरफ उनका प्रयोग है। एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और द्रव अमोनिया है। उनका प्रयोग कहाँ क्या किया जाता है? अग्निशामक में, नेल पॉलिश को रिमूव करने में, मरहम पट्टी में या फिर प्रशीतक के रूप में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका द्रव अमोनिया है इसका प्रयोग तो आपका होगा प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रिज में। तो डी का तो 4 आपका होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन में कन्फ्यूजन है, पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या है। डी का 4 2 में है, यानी ए या 2। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका यहाँ बना है ना, ये तो आपका डी का 4 तो है। अब इसमें अगर देख ले एसीटोन का जो प्रयोग किया जाता है, एसीटोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग जो है वो होता है कहाँ पर? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका प्रयोग होता है ऊपर, मतलब अग्निशामक में। तो एक तो आपका 4 हो गया, 4 1 मरहम पट्टी आपका हो जाएगा
हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसीटोन का नील पॉलिश, है ना। नील पॉलिश को रिमूव करने में जो नाखून जो आप लगाते हैं मतलब जो लोग महिलाएं लगाती हैं, उनको रिमूव करने में जो है एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। 2 1 3 4 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, और ये रहा आपका आधी यात्रा यहाँ पे आपने पूरी कर ली है ना। धीरे धीरे ये सेशन आपका ख़त्म होता जा रहा है, और आज आपका 25 सेट है और 5 सेट जो है आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। यह साथ आप लोग का रहा काफ़ी दिन से। इस साथ को और थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से जो है स्पेशली करंट अफेयर्स का जो ऑप्शनल ग्रुप है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। 6 बजे जैसे ही सेशन आप ख़त्म होता है, 6 बजे पुनः आपका करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा, है ना। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है? कौन बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन या फिर मन्नार की खाड़ी, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी होगा आपका राइट। सबसे बड़ा बायोमंडल स्फीयर रिजर्व कौन है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो उत्तर आपका होगा मन्नार की खाड़ी, है ना। टोटल अगर पूछ दे कितने रिजर्व हैं भारत में, टोटल की संख्या कितनी है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताइएगा। सबसे बड़ा पूछे मन्नार की खाड़ी बताइएगा। सबसे छोटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये सब चीज़ें बता रखी हैं। चलिएगा आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन अगर पूछ दें, नवग्राम तेल क्षेत्र अवस्थित है किस राज्य में है? ये आपसे पूछा गया है। नवग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और या फिर आंध्र प्रदेश में। नवग्राम तेल क्षेत्र अगर आप असम सोच रहे हैं तो गलत है। नवग्राम अगर आप महाराष्ट्र सोच रहे हैं तो गलत है। अगर आप आंध्र प्रदेश सोच रहे हैं तो भी आप गलत हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में इसकी लोकेशन है। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन देखिए। कावेरी नदी जिसे आप दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं किस पहाड़ी से निकलती है? ये आपसे पूछा गया है। कावेरी नदी जिसे आप दक्षिण गंगा के नाम से भी पुकारते हैं किस पहाड़ी से निकलती है? सह्याद्री पर्वत, ग्वाली पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी या फिर अमरकंटक पहाड़ी। देखिए कावेरी दक्षिण गंगा के नाम से फेमस है, चूँकि दक्षिण भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी है, इसलिए इसकी तुलना गंगा नदी से की गई है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। निकलती कहाँ से है? तो कर्नाटक में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और यहाँ से उद्गम होता है कावेरी नदी का, है ना। कावेरी जल विवाद आपसे पूछ लेता है किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच में है। और इसी कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपकी थी, जो कि भारत की सबसे पहली परियोजना मानी जाती है। 1902 में इसका निर्माण किया गया था, है ना। 1902 में इसका निर्माण किया गया था, भारत की पहली परियोजना। तो कावेरी की बात हो गई। मैटूर बांध तमिलनाडु में इस नदी पे स्थित है, और यहाँ पे तमिलनाडु में एक आपका कृष्णराज सागर बांध है जो कि इसी कावेरी नदी पर स्थित है। ये तो कावेरी से बनने वाले प्रश्न आपके हो गए। अमरकंटक 2 नदियों का उद्गम होता है, एक तो नर्मदा है और एक आपका सोन है। चलिएगा आज के सेशन का देखिए 13वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैचिंग करने वाला है। अच्छी खासी संख्या, ये प्रश्न सेशन हल करने के बाद निश्चित रूप से आपके मुंह से निकल जाएगा कि क्या सेट है, क्या कैसा पेपर है। अगर ऐसा पेपर आ गया ना तो निश्चित रूप से जो है हो जाएगी समस्या, है ना। पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में वन दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित वृक्ष दिए गए हैं। कौन सा वन किस वृक्ष से संबंधित है या कौन सा वृक्ष किस वन में पाया जाता है, आपसे पूछा गया है। चलिएगा देखिए, मानसूनी वन, विश्वत रेखीय वन, भूमध्य सागरी वन और शंकुधारी वन। इधर क्या दिया गया है? आलू बुखारा या जैतून, चीड़, फर, सागौन और महोगनी। देखिए आसान से शुरू करते हैं। मानसूनी वन को आप लोग देख रहे हैं ना। मानसूनी वन आपके क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, आम है, शीशम है, ये सब क्या है? मानसूनी वन है। तो मानसूनी वन में यहाँ पे कौन होगा? सागौन। इनकी लकड़ियाँ कैसी होती हैं? तो कठोर होती हैं, फर्नीचर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। सागौन की लकड़ी होती है, आप जानते हैं। तो मानसूनी वन
के लिए आपका सागौन हो जाएगा। यानी सागौन किस प्रकार के वन का किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो मानसूनी वन में। भूमध्य सागरीय वन है और विषुवतरेखीय वन है। देखिए विषुवतरेखीय वन आपका हो जाएगा महोगनी और रोजवुड आपके विषुवतरेखीय वन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। भूमध्य सागरीय वन आप सीधे ले जाइए इनको, आलू बुखारा जैतून के लिए, जैतून की खेती, ऑलिव ऑयल होता है ना, 1 हो जाएगा। और शंकुधारी वन में आप कहाँ आ जाएंगे? तो चीड़ और फर हो गया, शंकुधारी वन हो जाएंगे 2। 34-12 आपका सिनेरियो निकल के आ रहा है। 34-12 3 4 1 2। देखिएगा क्या यह सही है? 3 4 1 2 और पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपको दिमाग को झकझोर के रख देते हैं, और अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आप एकाएक मेरिट में आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण समस्या से अवगत कराया गया था? अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण की समस्या से अवगत कराया गया है? वाराणसी अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है, किस अधिवेशन में उनको अवगत कराया जा सकता है? तो 1917 में आपका होता है क्या? चंपारण सत्याग्रह बिहार में। और इसमें से जो अधिवेशन 1916 में हुआ होगा 1 वर्ष पहले, उसको आप लगा दीजिएगा। वाराणसी अधिवेशन कब हुआ था? आप कहेंगे सर 1905 में हुआ था, है ना। कोलकाता में 3 बार हुआ था, उसको छोड़ दीजिए। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन इसका होगा उत्तर सही, क्योंकि ये अधिवेशन आपका 1916 में हुआ था। इसमें इनको समस्या से अवगत कराया जाता है। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे ये पहुंच जाते हैं कहाँ? सीधे बिहार में, चंपारण में। चलिएगा आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्व में शामिल, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है ना? कौन नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या फिर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। कौन शामिल नहीं है उद्देश्यों में? तो ऑप्शन सी आपका होगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को विकसित करता है ना। किसी एक धर्म नहीं है, कोई एक धर्म का मान यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा ना। चलिए 16वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मैं आधारित क्वेश्चन अच्छे खाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र है, बिहार है, उड़ीसा है या फिर आंध्र प्रदेश है? कौन सा नहीं करेगा? तो महाराष्ट्र करेगा, उड़ीसा करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा, लेकिन बिहार नहीं करता है, क्योंकि बिहार के जस्ट दक्षिण में आपका आ जाता है झारखंड, है ना। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? कौन ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस? व्यावसायिक स्रोत नहीं है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट, बायोगैस। आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन, देश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? एग्रो इकोलॉजिकल एरिया कितने हैं देश में? जोन कितने हैं? 20, 17, 18 या फिर 22? सिंपल सा लिख लीजिएगा, कोई इनका व्याख्या नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 20 पूरे देश को 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया गया है ना। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर सहारनपुर में? प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी, ये बताइएगा। इलाहाबाद आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राइट। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैविक कृषि खेती केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। राष्ट्रीय जैविक कृषि खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा है, प्रयागराज है, गाजियाबाद है या फिर लखनऊ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी राइट। राष्ट्रीय जैविक कृषि खेती कहाँ पे होता है? तो आप बताएंगे गाजियाबाद, आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। अगले सुबह पुनः एक दुगने उत्साह के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।